फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखें अवेन्यू, जो क्या एक ललित रचना और इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। तो अशोक वाजपेयी से जो उनके जीवन से जितने भी संबंधित पॉइंट्स हैं उन सभी को हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को, सभी वीडियो को अच्छे से एक लाइन में सिक्वेंस पे रख दिए ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। आज हम लोग दे देंगे अवेन्यू का एक संक्षिप्त देखेंगे, ताकि एक ही वीडियो में देख लेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले इसका पॉइंट है, अवेन्यू जो है ये क्या है? एक गद्य एवं कविता का क्या है? संग्रह। क्या है? गद्य एवं कविता का एक संग्रह है। और ये जो अवेन्यू का जो संबंध है वो किस धर्म से? ईसाई धर्म से संबंध है। अवेन्यू जो ये कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस में। और अवेन्यू जो ये रोन नदी के किनारे, कहाँ है ये? रोन नदी के किनारे है। तो अवेन्यू का संबंध किस धर्म से है? तो ईसाई धर्म के मठ से। अवेन्यू कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। अवेन्यू कौन सी नदी किनारे? तो रोन नदी के किनारे। अवेन्यू जो है ना, अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में बसा एक क्या पुराना शहर है। कहेगा अवेन्यू कहाँ का बसा हुआ पुराना शहर है? तो दक्षिण फ्रांस में बसा एक पुराना शहर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहे अवेन्यू फ्रांस का एक कला केंद्र था। एक समय था कि जो अवेन्यू जो क्या है, दक्षिण फ्रांस का एक कला केंद्र हुआ करता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि अवेन्यू जो है कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। अवेन्यू जो किसकी राजधानी हुआ करती थी? पोप की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट जो आपका कह रहा है कि रोन नदी किनारे एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, जिसका नाम विल्नो ल अवेन्यू है। जिसका नाम क्या है? विल्नो ल अवेन्यू है, जिसे हम लोग नई बस्ती भी कहते हैं। तो जो रोन नदी किनारे एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, जिसका नाम क्या है? विल्नो है। विल्नो ल अवेन्यू है। इस बस्ती को नई बस्ती भी कहते हैं। विल्नो एक छोटा सा गांव है जहाँ पुस्तकें देखने को मिलते हैं, पत्रिकाएं, डिपार्टमेंटल कुछ स्टोर है छोटे मोटे, और कब्रगाह भी है और रेस्टोरेंट भी है। अगला पॉइंट देखें। गर्मियों में अवेन्यू में फ्रांस एवं यूरोप का एक समारोह होता है। गर्मियों, जब भी गर्मी का सीजन आता है तो क्या होता है? फ्रांस और यूरोप में क्या होता है? एक मंच समारोह होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता और नाटककार आदि आकर क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं। और जो भी इसमें भाग लेने आते हैं वो क्या होते हैं? एक ईसाई संत चैम्बर बना हुआ है, जिसमें लोग क्या करते हैं? ठहरे करते हैं। जो भी इसमें भाग लेने आते हैं वो लोग क्या करते हैं? ठहरते हैं। और उसमें कितने? दो दो कमरे का चैम्बर है। कितने कमरे का चैम्बर है? तो दो दो कमरे का चैम्बर है। इस समारोह में जितने भी लोग आते हैं कहाँ ठहरते हैं? तो ईसाई संतों के चैम्बर में ठहरते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है, इस चैम्बर में फर्नीचर इस चैम्बर में फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। जो मतलब जहाँ लोग ठहरते हैं उसमें फर्नीचर कुछ है, तो जो फर्नीचर कब का है? 14वीं सदी का है जैसा है। लेकिन रसोई घर और नहान घर आधुनिक है। फर्नीचर भले ही 14वीं शताब्दी की तरह लगता है, लेकिन उसमें का जो रसोई घर और जो नहान घर है वो क्या है? आधुनिक, मतलब आज के जमाने की तरह है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि चैम्बर का मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। उस चैम्बर में जो बना हुआ था, जो मुख्य द्वार था, उस किधर की तरफ खुलता था? तो कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। पीछे भी दरवाजा है जहां आंगन है। जो चैम्बर था उसमें क्या था? एक मुख्य द्वार था जो किसकी तरफ खुलता था? कब्रगाह की तरफ खुलता था। और पीछे भी दरवाजा था जहां पे आंगन था। अगला पढ़ने कर सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक साथ बैठकर भोजन करने की सुविधा थी। उसमें जो था ना, वो जहाँ लोग ठहरते थे, तो उसमें सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाया जाता था कि सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक साथ बैठकर भोजन करने की सुविधा बनाई गई थी। तो कितने दिन? सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक साथ बैठकर भोजन करने की सुविधा बनाई गई थी। सप्ताह के कौन से दिन में? 5 दिनों में। ठीक है ना। अगला पढ़ने का अन्य दिन नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा जहां चाहे वहां करते थे। ठीक है ना। अन्य दिन क्या करते थे? अपने
अपने इच्छा अनुसार जहां मन करे तहां भोजन कर लिया करते थे, लेकिन सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक साथ बैठ कर क्या करना पड़ता था, भोजन करना पड़ता था। अगला पॉइंट करा, फ्रेंच के राजाओं ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाए थे। फ्रेंच के जो राजा थे वो क्या हुए थे, पोप की जो गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या किए थे, वहां पे किले का निर्माण करवाए हुए थे, ठीक है ना। और किला क्या होता है, एक साम्राज्य के मतलब कि उसको सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है किला, ठीक है। इसलिए पुराने लोग जितने भी राजा थे सभी लोग किला का निर्माण मतलब करवाया करते थे, ताकि मतलब उनका साम्राज्य क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो वही फ्रेंच के राजा भी क्या कहते हैं, पोप की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या किए हुए थे, किला का निर्माण करवाए हुए थे। अगला पॉइंट है, किला में कारसुयन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना है जिसे ला सतरुज कहते हैं। उस किला में क्या हुआ था, एक मतलब मठ, ईसाई मठ बना हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ला सतरुज कहते हैं। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सतरुज में रहकर अपना कुछ काम करने का न्योता पिछली गर्मियों में मिला हुआ था। अशोक वाजपेयी का कहना है कि क्या हुआ था कि फ्रेंच जो सरकार है उसके मतलब सौजन्य से ला सतरुज में हमको रहने का मौका मिला, कि कब, पिछली गर्मियों में मिला हुआ था। अगला पढ़ने कह रहा है, ला सतरुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी है। ये कह रहा है जब हम ला सतरुज में जो थे तो वहां से जो भी प्राप्त किए थे उसका बहुत मतलब कि क्या है, मतलब उसमें रह कर जो काम किए तो उसमें बहुत अच्छा लगा, और जो चीज उसमें गंवाया उसका भी क्या है, बहुत ज्यादा हमको पीड़ा भी है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ला सतुत में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में आज भी है, और जो गंवाया उसके पीड़ा भी आज भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वहां से जो प्राप्त हो उसी की खुशी है, जो गंवाया उसका भी दुख भी हमको है, अशोक वाजपेयी का कहना है। अगला पढ़ देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है आपका, लेखक इससे पहले पहली बार 10 वर्ष पहले अभिनय में आए थे। लेखक जो है इससे पहले भी अभिनयों में आए हुए थे। पहली बार कितने साल वर्ष पहले आए थे, तो 10 वर्ष पहले आए हुए थे, यानी कि 24 अक्टूबर 1994 को इससे पहले आए हुए थे। फ्रांस में लगभग 19 दिन रहे। जो अशोक वाजपेयी जो थे ये फ्रांस में लगभग कितने दिन रहे थे, 19 दिन रहे हुए थे। 24 अक्टूबर 1994 से लेकर 10 नवंबर 1994 तक रहे। जब पहली बार जब आए हुए थे तो कितने दिन रुके हुए थे, ये 19 दिन ठहरे हुए थे, यानी लगभग 1 माह के लिए ठहरे हुए थे। 24 अक्टूबर 1994 से 10 नवंबर 1994 तक। अगला पॉइंट देखकर, अशोक वाजपेयी अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर भी लेकर गए थे। 3-4 पुस्तकें एवं संगीत के टेप्स ले गए थे। अशोक जो वाजपेयी थे अपने साथ क्या ले गए थे, हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे, 3-4 पुस्तकें अपने साथ ले गए थे, और संगीत के कुछ टेप ले गए थे जो जिसको वहां पे सुनने में दिक्कत ना हो। अगला पढ़ने का, इसी बीच इन्होंने फ्रांस में 35 कविता एवं 27 गद्य लिखे थे। जब ये वहां घूमने गए थे तो वहां कविता कितने लिखे, ये 25 कविता लिखे और 27 गद्य लिखे। कितने कविता लिखे, 35 और 27 गद्य लिखे। अगला पॉइंट देखेंगे, इसको याद रखिए, कितने कविता लिखते हैं, 35, और कितने गद्य लिखते हैं, तो 27 लिखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अशोक वाजपेयी पीटर ब्रूक के निमंत्रण पर फ्रांस आए थे। अशोक वाजपेयी जो थे वो किसके निमंत्रण पर ये फ्रांस गए हुए थे, तो पीटर ब्रूक नाम का एक व्यक्ति था, उसी के क्या निमंत्रण पर ये फ्रांस गए हुए थे। कारण क्या था, तो ये जो पीटर ब्रूक जो था ये महाभारत को प्रस्तुत करना चाहता था, ठीक है ना। एक मतलब महाभारत का क्या कहता है, नाटक प्रस्तुत करना चाहता था। उसकी इनको बुलाया था ताकि देखिए कि मतलब जो कला दिखाने वाले ये सही है या फिर गलत है, एक जांच करने के लिए इनको बुलाए हुए थे। कौन, पीटर ब्रूक बुलाए हुए थे किनको, अशोक वाजपेयी को। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा इसका प्रस्तुत पत्थरों की एक खदान में है, अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूरी पर थी। इसका जो प्रस्तुत जो है कहाँ है, एक खदान में है, पत्थरों की खदान में है, जो अविन्यो से कितना दूर है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। सच्चे अर्थ में महाकाव्यात्मक है। सच्चे अर्थ में कहें तो क्या ये महाकाव्यात्मक था। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा, कुमार गंधर्व आए थे, उन्होंने एक
अर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े आंगन में गाया था। कह रहा है यहाँ पर जो था वहाँ ठहरने के लिए जो बना हुआ था ईसाई धर्म का जो था वो चैम्बर जो था, वहाँ पे कुमार गंधर्व भी आए हुए थे। उन्होंने एक अर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया हुआ था। ठीक है, मतलब वहाँ गए थे तो कुछ गाना वाना गाए हुए थे। कुमार गंधर्व की एक बंदिश भी याद है हमें। कुमार गंधर्व की उनकी एक बंदिश भी याद है हमें, जो क्या था, दुम्र दुम्र लता लता। क्या है? दुम्र दुम्र लता लता। ये किसकी बंदिश है? तो कुमार गंधर्व की बंदिश है। ठीक है, अगला प्रश्न करा, पिकासो की विख्यात कृति ला दा मोजेल द अविन्यो है। पिकासो की विख्यात कृति क्या है? ला मादा मोजेल द अविन्यो है। पिकासो की विख्यात कृति क्या है? ला मादा मोजेल द अविन्यो है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे अविन्यो में आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखे थे। अविन्यो में कितने क्या है? आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर नाम का तीनों व्यक्तियों ने मिलकर 30 कविता लिखे। कितने कविता लिखे? 30 कविता। ठीक है, तो कितने कविता लिखे थे? तो 30 संयुक्त कविता ये तीनों मिलकर लिखे हुए थे। अगला पढ़ने कर, अशोक वाजपेयी जब रोन नदी किनारे बैठे तो कहा ऐसा लग रहा है कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। अशोक वाजपेयी जब रोन नदी किनारे शाम के वक्त गए थे घूमने तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को एक बार ही कंटिन्यू देखते रहेंगे तो ऐसा महसूस प्रतीत होता है। अगला पढ़ने कर रहा है, ला शत्रुज के निदेशक ने जब पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें अचरज हुआ कि इतना काम इतने अल्प अवधि में कैसे कर सकता है कोई। ला शत्रुज के जो निदेशक थे, जब पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें अचरज हुआ कि इतना काम इतने अल्प अवधि में कैसे पॉसिबल है। अगला पॉइंट देखकर, अशोक वाजपेयी भी अचरज कम नहीं थे। अशोक वाजपेयी भी क्या थे? इस काम में कम नहीं थे। अगला पॉइंट देखेंगे, कर अशोक वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आ गई। वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आ गई, जिसका नाम क्या था? नदी चेहरा। जब वो नदी किनारे बैठे हुए थे तो किन की कविता इनकी याद आ गई? विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आ गई। अगला पॉइंट नहीं करे, वाजपेयी का कहना था कि जैसे जल रिक्त नहीं होती वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव कुछ जितने भी थे पॉइंट्स बता दिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।